हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी क्लास लेके आया हूँ जिसमें मैं जो आपका 2026 में प्री बोर्ड का पेपर आया है उसका सारा हल करूँगा उसको मैं। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले हम लोग एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद में लॉन्ग आंसर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में। तो फ्रांस की क्रांति कहाँ हुई थी बच्चों? ये फ्रांस में हुई थी। ये हुई थी 1789 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2, जर्मनी के एकीकरण का जनक था? नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क, मुसोलिनी। तो जर्मनी के एकीकरण का बच्चों जनक था बिस्मार्क। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। प्रश्न नंबर 3, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कानपुर, जमशेदपुर, मुंबई, अहमदाबाद। तो भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र बच्चों जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए दिया 1945, बी दिया 1994, सी दिया 1992, डी दिया 1944। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। प्रश्न नंबर 5, विश्व बैंक में आर्थिक महामंदी कब आई? विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? 1920, 1929, 1919, 1990। तो ये 1929 में आई थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। प्रश्न नंबर 6, कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। कॉर्न लॉ क्या था बच्चों? ब्रिटेन में मक्का के आयात पर पाबंदी लगा गई थी, जिसको कॉर्न लॉ कानून कहा जाता था। तो ब्रिटेन से संबंधित है, तो आपका ब्रिटेन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, हिंदी है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा? तो हिंदी आपकी राजभाषा बच्चों। प्रश्न नंबर 8, जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में, 1972 में, 1914 में या 1990 में? जनसंघ की स्थापना बच्चों हुई थी 1951 में। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? जनमत का, राजनीतिक दल का, उत्तरदायी शासन का, बहुसंख्यकों का शासन। वो हमसे पूछा निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, तो बहुसंख्यकों का शासन। डी आपका सही हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभाओं में, स्थानीय सभाओं में? तो स्थानीय सभाओं में आपका, यानी कि डी सही हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? रोजगार, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता। इनमें से सभी। तो आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि रोजगार भी है, उपभोग में वृद्धि भी है, स्वतंत्रता भी है। तो आपका डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है? इसमें आपका बैंकिंग बच्चों, यानी कि तृतीय क्षेत्र का पूछा गया है। पशुपालन नहीं है, और ना ही आपका है कार के कल पुर्जे का निर्माण, कपास बुनना, ये भी नहीं है। तो हमसे तृतीय पूछा गया, तो बैंकिंग आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख का को नियंत्रित करता है? आरबीआई, वित्त मंत्री, कर्जदार। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आपका, यानी कि डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? आयात कर, घरेलू व्यापार को संरक्षण, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बोला निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक आयात कर
अवरोधक है। तो आपका आयात कर भी है और घरेलू व्यापार को संरक्षण ये भी, यानी कि आपका ए और बी दोनों, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है मिलावटी वस्तु, अनुचित कीमत लेना, कम वजन तौलना, ये सभी। तो आपका डी। 16, संपूर्ण उत्तरदायी उत्तरी मैदान है। संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है यानी कौन सी मिट्टी से? तो संपूर्ण उत्तरी मैदान बच्चों जलोढ़ मृदा से बना है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि, वाणिज्य वानिकी में वृद्धि, खनन क्रियाओं में वृद्धि, आरक्षित वनों का विकास। बोला निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? तो आरक्षित वनों का विकास। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से भारत में रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है? गन्ना भी है, केला भी है, कॉफी भी है, धान नहीं है। तो आपका धान सही हो जाएगा, सी करेक्ट। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? चीनी उद्योग, पेट्रो रसायन या ए और बी दोनों? तो बोला खनिज उद्योग है, तो पेट्रोल रसायन ये आपका सही हो जाएगा, बी। प्रश्न नंबर 20, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है स्वर्ण खनन से, महाराजमार्ग से, रेल परिवहन के विकास से, बाघों के संरक्षण से। तो ये महाराजमार्ग संबंधित है। 20 वैकल्पिक प्रश्न थे बच्चों, हमने अपने कर लिए। अब हम लोग लॉन्ग आंसर करेंगे। जो आपके वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं 4 नंबर में, 6 नंबर में, अब हम वो प्रश्न करने वाले हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 1 बच्चों दिया है, भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का उल्लेख करें। प्रथम विश्व युद्ध बच्चों 2 राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ ध्रुवी राष्ट्र थे। आइए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। भारत की आर्थिक राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व के प्रभाव का उल्लेख निम्नलिखित है। आर्थिक कठिनाइयों ने जनता के अंदर गुस्से को जन्म दिया, जो यानी कि आर्थिक यानी कि जो इनकम की जो पैसे में कमी आई, उसने अंदर गुस्से को जन्म दिया मनुष्य के शरीर के अंदर, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया, यानी कि राजनीति में लोग बहुत ही विद्रोह करने लगे। जबरन भर्ती यानी कि जबरदस्ती उनको भर्ती किया जाने लगा सेना में। अंग्रेजों को युद्ध के लिए सिपाहियों की ज़रूरत थी बच्चों, इसलिए वो क्या किए, जबरन भर्ती। कोई नहीं जाना चाहता था फिर भी उसको कहते थे नहीं तुमको जाना पड़ेगा। एक तरफ से गुलाम बना के रख लिया था उन लोगों ने। गांव से लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में भारी व्यापक गुस्सा था। अकाल और महामारी 1918 से 19 और 1920 से 21 में देश के कई हिस्सों में फसलें खराब हो गईं, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतें कम हो गईं। साथ ही फ्लू की महामारी फैल गई। कौन सी महामारी? फ्लू की महामारी। इससे लाखों लोग मारे गए। जो फ्लू की बीमारी थी इससे लाखों लोग क्या मर गए, लेकिन सरकार ने कोई खास मदद नहीं की। लेकिन सरकार ने लोगों की कोई भी मदद नहीं की। इससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ा। राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे हम लोग। राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय इन सभी समस्याओं ने भारतीयों को यह सोचने पर मजबूर किया कि उनका शोषण हो रहा है। क्या कि उनका शोषण हो रहा है। इसने राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। गांधी जी का आगमन
यानी कि गांधी जी का आगमन, गांधी जी कब आए। इसी माहौल में 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बाहर लौटते हैं। यहाँ से आपका एक बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। उन्होंने सत्याग्रह का नया विचार दिया जो इस राजनीतिक असंतोष को एक सही दिशा देने में सफल रहा। निष्कर्ष, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में गरीबी और असंतोष पैदा किया जिसने आगे चलकर असहयोग आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव तैयार की। प्रश्न नंबर 2, आर्थिक महामंदी के प्रथम 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के अनुसार 1929 की आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। हम बात करेंगे आर्थिक प्रभाव यानी कि इकोनॉमिक्स इफेक्ट, यानी कि पैसों की कमी में कौन से प्रभाव पड़े। युद्ध के कारण अंग्रेजों ने भारत पर आर्थिक बोझ डाल दिया जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ा। रक्षा व्यय में वृद्धि, युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने रक्षा बजट में भारी वृद्धि की। इसकी भरपाई के लिए युद्ध ऋण लिए गए, करों में बढ़ोतरी, सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए और पहली बार आयकर इनकम टैक्स शुरू किया गया। कीमतों में भारी उछाल, 1913 से 1918 के बीच कीमतें लगभग 2 गुनी हो गईं। इससे आम आदमी का जीवन बहुत ही कष्टदायक हो गया। भारतीय उद्योगों को क्या लाभ हुआ। भारतीय उद्योगों को लाभ, युद्ध के दौरान ब्रिटेन से आने वाले सामान जैसे कपड़े की आयात में कमी आई। इससे कारखानों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और मुनाफा कमाने का मौका मिला, जैसे जूट और कपड़ा उद्योग। राजनीतिक प्रभाव, अब हम बात करेंगे राजनीतिक प्रभाव। आर्थिक कठिनाइयों में जनता के अंदर गुस्से को जन्म दिया जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। जबरन भर्ती, अंग्रेजों को युद्ध के लिए सिपाहियों की जरूरत थी। गांवों से लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया जिससे ग्रामीण इलाकों में भारी व्यापक गुस्सा था। अकाल और महामारी, 1918 से 1921 में देश के कई हिस्सों में फसलें खराब हो गई जिससे खाद्य पदार्थों की कमी हो गई। साथ ही फ्लू की महामारी फैल गई, इससे लाखों लोग मारे गए। प्रश्न नंबर 3, परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, इसके किन्हीं 2 प्रमुख लाभ बताइए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी के अनुसार परिवहन के साधन देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके 2 प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। वस्तुओं और सेवाओं का सुगम आवागमन, यानी कि सरलता से आ जा सकती हैं। परिवहन के बिना उद्योग का विकास संभव नहीं है। अगर परिवहन नहीं है तो उद्योगों का विकास संभव नहीं। कच्चा माल, परिवहन के साधन जैसे ट्रक, मालगाड़ी कारखानों तक कच्चा माल पहुंचाते हैं। कारखानों में बना सामान बाजारों और उपभोक्ताओं तक इन्हीं साधनों द्वारा पहुंचाया जाता है। अगर परिवहन ना हो तो उत्पादन और बिक्री दोनों ठप पड़ जाएंगे, यानी दोनों बंद हो जाएंगे। व्यापार और बाजार का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड मार्केट्स। परिवहन दुनिया को एक बड़े गांव में बदल देता है। परिवहन जो बच्चों होता है वो दुनिया को एक बड़े गांव में बदल देता है। बाजार से जुड़ाव, यह दूर दराज के गांवों और पिछड़े क्षेत्रों को शहरों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ता है। जो बाजार से जुड़ाव, यह दूर दराज के गांवों और पिछड़े क्षेत्रों को शहरों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ता है। सहायक भूमिका, कृषि और व्यापार की
तरक्की सीधे तौर पर परिवहन की दक्षता पर निर्भर करती है। इससे न केवल स्थानीय व्यापार बढ़ता है बल्कि विदेशी व्यापार में भी मदद मिलती है। निष्कर्ष, परिवहन के साधन देश की अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं जो उत्पादन को उपभोग से जोड़कर देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित करती हैं। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 आपका दिया है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई क्या है? आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार क्या है? आइए बच्चों देखते हैं। भारत सरकार ने अक्टूबर 2005 में एक कानून लागू किया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट कहा जाता है। यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सूचना पाने का अधिकार देता है। यानी कि जो इस कानून का क्या काम है, ये नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों यानी कि क्या कार्य कर रहे हैं वो सूचना पाने का अधिकार देता है। इसके तहत कोई भी नागरिक सरकार से सवाल पूछ सकता है, यानी कि कोई भी नागरिक सरकार से सवाल पूछ सकता है, दस्तावेजों की मांग कर सकता है और सरकारी काम में पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकता है। यह उपभोक्ताओं की शक्ति में कैसे वृद्धि करता है? अब बात करेंगे कि जो आरटीआई है यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिकार, यह उपभोक्ताओं की शक्ति में कैसे वृद्धि करता है? आरटीआई उपभोक्ताओं को एक जागरूक और सशक्त नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। उत्पादों और सेवाओं की जानकारी। इसका पहला लाभ क्या है? उत्पादों और सेवाओं की जानकारी। उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि वे जो सामान खरीद रहे हैं उसकी गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और कीमत क्या है। आरटीआई का विचार केवल सरकार तक सीमित नहीं है बल्कि यह उपभोक्ताओं को सही चुनाव करने में मदद करता है। पारदर्शिता और जवाबदेही। यदि कोई सरकारी सेवा जैसे राशन की दुकान, पासपोर्ट ऑफिस या नगर निगम ठीक से काम नहीं कर रही है तो उपभोक्ता आरटीआई के जरिए पूछ सकता है काम क्यों रुका हुआ है। इससे अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है। भ्रष्टाचार पर रोक। बात करेंगे जो आरटीआई आपका ये एक्ट है, ये भ्रष्टाचार को कैसे रोकता है। जब उपभोक्ताओं को पता होता है कि वे किसी भी सरकारी खर्च या योजना का ब्यौरा मांग सकते हैं तो भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। शिकायत निवारण। अगर किसी उपभोक्ता को खराब सेवा मिलती है तो वह यह जानने के लिए आरटीआई का उपयोग कर सकता है कि उसकी शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। उदाहरण, यदि किसी छात्र का रिजल्ट समय पर नहीं आता है या उसे लगता है कि नंबर गलत आए हैं तो वह आरटीआई के जरिए अपनी कॉपी की जांच या जानकारी मांग सकता है। इसी तरह राशन कार्ड बनवाने में देरी होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आ गया ना बच्चों समझ में आरटीआई क्या है? आरटीआई एक एक्ट है जो 2005 में बना था। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछ रहा है भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन बोला है भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। आइए बच्चों देखते हैं
संघवाद। संघवाद के अनुसार भारत की संघीय संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, 2 या अधिक स्तर वाली सरकार, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। भारतीय संघवाद की सबसे पहली विशेषता यह है कि यहाँ सरकार एक ही स्तर पर नहीं बल्कि 2 या उससे अधिक स्तरों पर काम करती हैं। केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, जैसे रक्षा, विदेश मामले। राज्य सरकारें जो अपने अपने राज्यों का प्रशासन संभालती हैं। राज्य सरकार क्या होती है? जो अपने अपने राज्यों का प्रशासन संभालती है, जैसे पुलिस, कृषि। स्थानीय शासन, बाद में संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में तीसरा स्तर भी जोड़ा गया है। शक्तियों का बंटवारा, संविधान में स्पष्ट रूप से कौन सी सरकार किस विषय पर कानून बनाएगी, इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आपकी आती हैं प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय। सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची, पुलिस, व्यापार, कृषि जैसे स्थानीय महत्व के विषय सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, शिक्षा, वन विभाग जैसे साझा विषय केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमैसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में संविधान ही सबसे ऊपर है। केंद्र या राज्य सरकार अपनी मर्जी से संविधान के मौलिक प्रावधानों को नहीं बदल सकती। ऐसे बदलावों के लिए संसद के दोनों सदनों और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी जरूरी होती है। 4, स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायपालिका। शक्तियों के बंटवारे को लेकर अगर केंद्र और राज्य में कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट होता है। अदालतों को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। वित्तीय स्वायत्तता, सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। संविधान में यह भी साफ बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स, कर के जरिए पैसा कैसे जुटाएंगी। इससे दोनों सरकारें वित्तीय रूप से एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती और स्वतंत्र रूप से काम कर पाती हैं। निष्कर्ष, यानी इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? भारत की यह व्यवस्था सरकारी संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर देश के विकास के लिए काम करते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर बच्चों आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।